हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं और इसमें हमने इंक्लूड किया है 35 क्वेश्चंस को, जो आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये पूरा 35 क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से है, ठीक, यानी कि पर्यावरण भूगोल से संबंधित ये पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये पर्यावरण भूगोल का पूरा जो हमने सिलेबस आपको कराया है, पूरे सिलेबस से यहाँ पे प्रश्नों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपका बायो ज्योग्राफी था या जैव भूगोल भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि जो आपका यूजीसी का ओल्ड सिलेबस है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें क्या किया गया है कि जैव भूगोल की जगह आपका पर्यावरण भूगोल को शामिल कर दिया गया, यानी कि जैव मंडल की जगह आपका पर्यावरण को लाया गया है। तो पर्यावरण का जो आपका एक पार्ट ही आपका ये जैव मंडल या जैव भूगोल को शामिल किया जाता है, ठीक। अब इसमें एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। 35 प्रश्न हैं, इसमें आप अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे, ठीक। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो इसलिए इससे एक पता चल जाएगा आप लोगों को कि किस लेवल के प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक। और इसमें 2 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं, ठीक। इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया गया, नॉर्मली किताबों में ये प्रश्न नहीं मिलते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। कई लोगों को यहाँ पे पूछा भी गया था, 1-2 लोगों ने पूछा भी था कमेंट में कि इसका मतलब क्या होता है, तो हमें लगा कि आप लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि नॉर्मली किताबों में ये नहीं मिलता है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपके पास W. हॉब्स, त्रिवार्था, Q. वदाती या ल्यूक हावर्ड। ये आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि वहाँ का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे आपका 2014 वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ल्यूक हावर्ड। इन्होंने ऑलमोस्ट जो है 1802 के आसपास इन्होंने इसके बारे में बताया था, ल्यूक हावर्ड ने, बादलों के वर्गीकरण के बारे में। और इन्होंने ऑलमोस्ट 3 टाइप के वर्गीकरण किए थे उस टाइम में। बाद में जो आपका WMO है या IMO कह लीजिए उसको, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जो मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 10 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक। और वही आपका हम लोग पढ़ते हैं और इनके बारे में, ल्यूक हावर्ड के बारे में उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ तक ये वाला प्रश्न जिन जिन लोगों ने राइट किया है, यानी कि वो काफ़ी डीप उनकी स्ट्रेटजी है या वो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए ये आसान सा प्रश्न है आपके लिए कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये भी आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का ही प्रश्न है, ठीक। दूसरा प्रश्न है ये, तो इसमें एक ऑप्शन है आपके पास W. वेवेल या गेरिसन, हैरिस या थ्रेलर। तो राइट क्या है यहाँ पे आपका, जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया, कमेंट में बताइए। चलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैरिस, ठीक। तो जो हैरिस महोदय ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया, ठीक। और जो इससे संबंधित, ज्वारभाटा से संबंधित नहर सिद्धांत है, नहर सिद्धांत है, इसको किसने दिया है, ये एरी का है। एरी प्राट का नाम आपने सुना होगा, ठीक। और यहाँ पे जो विलियम वेवेल का है, इन्होंने क्या किया था, इनका है प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक, प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक। और संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन का है। और जो ज्वारभाटा से संबंधित गतिक सिद्धांत है ये आपका लाप्लास का है, ठीक। तो यहाँ पे हमने आपको ज्वारभाटा से संबंधित सभी सिद्धांतों को बताया, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? किसने किया जीवमंडल शब्द का पहली बार व्यापक स्तर पर प्रयोग? ऑप्शन है डार्विन, ट्रिवार्था, लिनियस या फिर बर्नार्ड्सकी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर बर्नार्ड्सकी। ठीक, इन्होंने ही जीवमंडल का सबसे पहले उपयोग किया था, यानी जीवमंडल शब्द का पहली बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया? स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ये आपका देखिए यूपीपीएससी जो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ 2013 का, वहाँ पे ये प्रश्न था। तो इसमें हमने आपका पूरा कलेक्शन किया, केवल इन्वायरमेंट के जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो फोस्टर हैं, रसेल वालास हैं, या फिर कैंडोल है और इकलर है। तो राइट इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? स्थानिक पादप की संकल्पना किसने दी? तो अगस्टिन डी कैंडोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पृथ्वी एवं उसके वातावरण या उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसने +5 समिट के नाम से जाना जाता है? तो किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये देखिए आपका जीआईसी प्रवक्ता 2015 का प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि जो आपका +5 समिट यानी कि 1992 में आपका पृथ्वी हो गया, इसमें +5 1997। तो कमेंट में बताइए 1997 का कौन सा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था 1997 में। और पहला वाला कहाँ पे हुआ था 1992 का? रियो डी जेनेरियो में। एजेंडा 21 भी इसी समय लाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया कि वे पौधे कौन से होते हैं जो अपना जीवन दूसरों पे गुजारते हैं? एपीफाइटिक, हेलोफाइटिक, जीरोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक। तो जो यहाँ पे आपका सही उत्तर है उन्हें क्या कहते हैं आपका? एपीफाइट। एपीफाइट ये होते हैं, जैसे मान लीजिए आम के वृक्ष आप देखते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे अन्य पौधे उसके वृक्ष के ऊपर ही उग जाते हैं। ठीक, उन्हें ही एपीफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट आपका मरुस्थलों में हो गया। हाइलोफाइट जो है ये आपका नमकीन क्षेत्रों पे उगता है। ठीक, हाइड्रोफाइट आपका जलीय क्षेत्रों में उगने वाले, यानी जल में उगने वाले। ठीक, नेक्स्ट आइए, मानव भूगोल पारिस्थितिकी के रूप में इसकी संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? ये देखिए आपका कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा गया, यूपीटीजीटी में भी पूछा गया है, जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक, और यूजीसी नेट में लगभग ये प्रश्न आपका 3 से 5 बार पूछा है। ठीक, 2016 में, 17 में। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूजीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो जून में होने वाला है तो आप लोग दिसंबर 2019, हालांकि इसका अभी हमने आपको दिसंबर 2019 का डिटेल्ड जो है सॉल्व अवेलेबल नहीं कराया है, जल्दी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आपका जून 2019 का हमने करा दिया, उसको सॉल्व कर लीजिए। दिसंबर 2018 भी कराया, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसकी वजह से लगभग ये मान के चलिए कि 2 से 4 प्रश्न आपका जून 2020 में 100% श्योर मान के चलिए कि कम से कम 2 से 4 प्रश्न आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटलसी है, डिकिंसन है, यूनिकुरा है, एच बैरोज है। तो भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में इसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो एच बैरोज ने किया था।
ठीक, इन्होंने इस संकल्पना के माध्यम से मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उसकी व्याख्या इसके माध्यम से इन्होंने किया था। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किस विद्वान के द्वारा किया गया? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? बेरी, स्टुडर्ट, टांसले या डेविस? सही उत्तर यहाँ पे आपका एजी टांसले ने किया था। ठीक, नेक्स्ट आइए, दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये देखिए हमने आपको कराया है, जो लोग पेड कोर्स में हैं उनको भी ये पूरा इकोटोन भी कराया गया है, बायोटोप भी कराया गया है। ठीक, तो दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पे क्या है? इकोटोन है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा आपका हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में भी पूछा गया था, जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया है। ठीक, यूपी पीसीएस में भी यहाँ से पूछा गया है और यूजीसी में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना? प्रश्न है कि कौन सी पीठ ने मानव को जैवमंडल का पार्ट माना? पहली बार ये आप कई लोग प्रश्न इसके बारे में सुन रहे होंगे। ठीक, तो ये आपका जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था कि किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना। ऑप्शन है आपके पास शिकागो पीठ, बर्कल पीठ, फ्रेंच पीठ या जर्मन पीठ। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा शिकागो पीठ। ठीक, शिकागो पीठ में ये आपका जैवमंडल रिजर्व की संकल्पना जो है इसी समय भी पारित की गई थी और लगभग ये आपका शिकागो पीठ में ही मानव को जैवमंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था 1975 के आसपास। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित? निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तरों पर आधारित है? तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र, ईंधन अनुपूरित पारिस्थितिक तंत्र, मानव अनुपूरित पारिस्थितिक तंत्र या प्राकृतिक अनुपूरित पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इज, ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता 2018 की परीक्षा में था, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह प्राकृतिक या प्रकृति अनुपूरित पारिस्थितिक तंत्र। इसी में जो है आपका ऊर्जा के स्रोत और उनके स्तर पर ही आधारित होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में क्या विश्लेषण किया गया है? ऑप्शन है आपके पास जीआईसी प्रवक्ता 2018, हिंद महासागर की सुरक्षा, दक्षिण एशियाई सहयोग, यूरोप की साझा सुरक्षा का या पर्यावरण विकास अंतर संबंध। तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आवर कॉमन फ्यूचर हमने आपको बताया भी था। ठीक, ब्रटलैंड रिपोर्ट भी हमने आपको डिस्कस किया है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है पर्यावरण विकास अंतर संबंध। ठीक, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी, तो इसमें ब्रटलैंड में क्या था कि एक समिति बनाई गई थी और जो अध्यक्ष थी उनका नाम ब्रटलैंड था। ठीक, उन्हीं के नाम पे ये आयोग का नाम दे दिया गया था और यह 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। वही रिपोर्ट जो है आपका पर्यावरण में सतत विकास और टिकाऊ विकास पे बल दिया जाता है। उसी समय से आपका सतत विकास की संकल्पना का विकास भी माना जाता है। ठीक, अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह
उष्णकटिबंधीय वनों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अधिकता, वायुमंडल में गैसों के संयोजन में असाधारण विभिन्नता। तो जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या है वो, तो अम्ल वर्षा में क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव उसमें रहता है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो वर्षा का संयोग यानी वर्षा मिलकर यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक, ये दो मिलके जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल भी यहाँ से निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह। एजेंडा 21 को निम्न में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया। ये देखिए हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात की थी तो वहाँ पे आपको डिस्कस किया था। ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो भूशिखर वार्ता, रोटरडैम सम्मेलन या रामसर सम्मेलन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रियो भूशिखर जो दिया है, रियो पृथ्वी सम्मेलन आप कर सकते हैं इसको, ठीक, 1992। इसी समय एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना के लिए, ठीक, एजेंडा 21। पाली क्लाइमेक्स आपका यूजीसी नेट में पूछा गया ये प्रश्न है। पाली क्लाइमेक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, क्लेमेंट ने, टांसले ने, विटाकर ने या हेकेल ने। तो पाली क्लाइमेक्स की संकल्पना को किसने दिया, तो यहाँ पे कमेंट में आप लोग बताइएगा पाली क्लाइमेक्स की संकल्पना किसने दिया। तो ये आपके हैं टांसले ही महोदय हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्नांकित में से किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन, ये देखिए आपका यूजीसी में ही पूछा गया था, ट्रिपल बॉटम लाइन यानी TBL शब्द परिभाषित किया गया। समावेशिता के लिए, संवहनीयता के लिए, बहुकेंद्रीयता या फिर एकल केंद्रिक। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉटम लाइन का प्रयोग ये आपका संवहनीयता के लिए यानी संवहनीयता की अवधारणा की निर्णय प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता है, ठीक, ट्रिपल बॉटम लाइन TBL। नेक्स्ट है महाद्वीप और घास के मैदान, इसका आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसका क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और शीतोष्ण, दोनों को आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेयरी होता है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास अर्जेंटीना के आसपास, ठीक, अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक। ये आपको रटा होना चाहिए क्योंकि कई परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किया। ये हमने आपको कराया है ज्योग्राफी वाले में ही, डीप इकोलॉजी का, पीजीटी में देखिए पूछा है ये। तो डीप इकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था, वुडन ने, रेनकियर ने, क्लीमेंट ने, अर्नेस्ट नेस ने। तो सही उत्तर क्या है आपका, अर्नेस्ट नेस, ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्न में से विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है, विषुवत रेखीय या विषुवतीय वर्षा वाले वन को, टैगा वन को या फिर भूमध्य सागरीय वन को या फिर मैंग्रोव वन को। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट में बोलिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विषुवत रेखीय या विषुवतीय वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, जैवमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था।
बायोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, एडवर्ड स्वेस, जी टेलर, ई.सी. सैम्पल। तो जयमंडल की जो संकल्पना है उसका सूत्रपात किसने किया था? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडवर्ड स्विस। ठीक, एडवर्ड स्विस महोदय ने जीवमंडल की संकल्पना दी थी। और साथ ही साथ यदि प्रश्न आपसे पूछे कि जीवमंडल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एडवर्ड स्विस महोदय ने ही जीवमंडल शब्द का भी प्रयोग किया था। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बात और यहाँ से याद रख लीजिएगा कि एक है आपका ये जैवमंडल की संकल्पना, एक होता है द्वीप जैव भूगोल। ठीक, जो द्वीप जैव भूगोल है, ये जो संकल्पना है या ये जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किए हैं मैक आर्थर और ई विल्सन ने। आर्थर और ई विल्सन ने। ठीक, इन दोनों का नाम आता है। और जबकि जो आपका जीवमंडल शब्द है, इसका उपयोग किया था 1957 में पहली बार एडवर्ड स्विस। कहीं कहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं स्विस मिलेगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन है? जैव विविधता शब्द का यूज किसने किया? ऑप्शन है आपके पास टांसले, अर्नेस्ट हैकेल, मैलकॉम फ्रेशर, ई.ओ. विल्सन। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई.ओ. विल्सन। लेकिन आप जानते हैं कि जो जैव विविधता का प्रयोग करने वाला यहाँ पे वैज्ञानिक कौन सा है, तो ई.ओ. विल्सन है। इसलिए तो यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी, देखिए ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न था। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है इसको गलत होना चाहिए, क्योंकि जो जैव विविधता शब्द था इसको दिया गया था वाल्टर जी रोजेन के द्वारा। ठीक, क्या नाम है? वाल्टर जी रोजेन। जबकि इसकी जगह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो यूज किया था पहली बार शब्द का, तो वो डासमैन थे। ठीक, लेकिन बाद में जो जैव विविधता शब्द का यूज किया वो वाल्टर जी रोजेन है, 1986 में किया। लेकिन जो ई.ओ. विल्सन है, इनका योगदान क्या है इसमें कि इन्होंने जैव विविधता जो शब्द है इसका व्यापक प्रचार भी किया था, यानी बड़े स्तर पे इनको इसके लिए जाना जाता है। तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे ये राइट आंसर में माना जाएगा। हालांकि जो आपका इस हिसाब से प्रश्न जो जैसे दिया है कि प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन गलत होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो दिया है उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना है, तो इस हिसाब से राइट आंसर हमने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट आइए, पारिस्थितिकी निके, गहन पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या इथोलॉजी। ठीक, पारिस्थितिकी और इधर आपका प्रतिपादकों का नाम दिया गया है और इसमें से आपको लगाना है कि कौन किससे संबंधित है। कौन सा प्रश्न है ये? आपका 22वां प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए कि हमने आपको दूसरे वीडियो में जिसमें इकोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो उसमें ही हमने आपको ये पूरा बताया था। उसमें इथोलॉजी भी हमने आपसे चर्चा किया था। तो इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है आई.जी. सेंट हिलेयर, इथोलॉजी। और पारिस्थितिकी का तो आप जान ही रहे, अर्नेस्ट हैकेल। डीप इकोलॉजी का भी हमने बताया, अर्नेस्ट। तो आपका निके का कौन हो जाएगा? ग्रीनले। ठीक, इसको याद रखिएगा और इसी हिसाब से आप लोग कमेंट में अपना आंसर भी बताइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, परिवर्तन की प्रकृति संभव मानवीय के कारण, यानी कि जो परिवर्तन है उसकी प्रकृति और उससे क्या उत्पन्न होता है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अर्ध शुष्की क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण, इससे क्या होगा? ये आपका देखिए 2017 का प्रश्न है, यूजीसी नेट में पूछा गया था। यानी कि संभव जो मानवोद्भिद के कारण हैं, तो क्या हो सकते हैं? अधिक शुष्क जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मरुस्थलीकरण होने से क्या होगा?
तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो बात किया है कि अर्ध शुष्की क्षेत्र में मरुस्थल, तो प्रश्न की प्रकृति आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि परिवर्तन की प्रकृति जो यहाँ पे दिया गया कि ये एक प्रकार से परिवर्तन होता है, तो इसका मानव के संदर्भ में क्या हो सकता है, ठीक, क्या कारण संभव हो सकता है कि यदि अर्ध शुष्की क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण हो रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मानव से संबंधित क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे, तो जो आपका अतिचारण है ये इससे संबंधित हो सकता है। घाटी तली में अवनालिका का विकास हो जाए, अवनालिका पर्दन का, ठीक, तो ये क्या होगा, यानी कि आपका इससे तात्पर्य है कि नई सड़क अगर बनी है तो वो यदि बह गई तो उसका इससे मतलब निकाला जा सकता है। बढ़ा हुआ तट क्षरण, बढ़ता हुआ तट का क्षरण, तो ये क्या होगा, तो तट तक पुलिन रोधी का प्रभाव, जो पुलिन लगाए जाते हैं उसके प्रभाव की वजह से आपका ये, ठीक। नेक्स्ट है बृहत नदी बाढ़ सघनता, तो ये आपका किससे संबंधित है, नगरीकरण से, ठीक। ये थोड़ा सा आपका काफ़ी टफ भी था और प्रश्न बनाने का इन्होंने बहुत उल्टा प्रश्न ये बना रखा है, ठीक। निम्नलिखित में से किसकी पहली बार 1934 में पादप के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो किसने पहली बार 1934 में पादप के बीच जीवन रूप की अवधारणा प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपके पास मोफत, व्हिटकर, रायन कियर या बॉक्स। ये भी आपका यूजीसी नेट का ही प्रश्न है। देखिए प्रश्न का लेवल कैसा है, पहली बार जैसे आप सुन रहे होंगे इसका, ठीक। तो 1934 में पादपों के बीच जो जीवन रूपी अवधारणा प्रस्तुत की थी वो है क्रिस्टियन रानकेयर। ये कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के जोग्राफर हैं, ठीक। इन्होंने प्लांट इकोलॉजी और बॉटनी में इनका इम्पोर्टेंट योगदान रहा है, ठीक। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपको सही युग्म का मिलान करना है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि स्वपोषी, विषमपोषी, शाकाहारी, मृतभक्षी, ठीक। तो यहाँ आपको मिलान करना है कि कौन किससे सही मिला है। तो यहाँ पे देखिए कि स्वपोषी अजैव स्रोतों से सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं में ज़्यादातर गलतियाँ इसी की वजह से होती हैं कि आप जल्दी में लगाते हैं और यही जो है आपका गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि कई बार हम लोगों से भी होती है ये गलतियाँ, तो ये आपका मानवीय भूल है, तो इसलिए आप इसको फोकस करके चला करिए, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि स्वपोषी अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका सही मिलान है, सूर्य से ऊर्जा लेंगे और अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी ये आपके जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक। तो ये भी सही है, जीवित जीव से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं विषमपोषी, ठीक। अगला है शाकाहारी, वे जीव हैं जो पौधों तथा पशुओं का भोग करते हैं। नहीं, ये पौधों का भोग करते हैं, पशुओं का नहीं। शाकाहारी पशु खाने लगेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, मांसाहारी। तो ये आपका राइट नहीं है, ठीक। इसमें सही उत्तर आपका यही है। मृतभक्षी की बात करें तो मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, कर्नाटक आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटी के पूर्व में, यानी पश्चिम घाटी के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये यूजीसी में पूछा था। ऑप्शन है उप उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, उष्णकटिबंधीय समाना या उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। तो कह रहा है कि आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित प्रदेशों को उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश कहते हैं, ठीक। और इनमें वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है। तो ये हमने जब स्टार्टिंग किया था तभी आपको बताया था कि ये आपका सतत होता है, समृद्ध होता है और क्रियाशील होता है। अब देखिए कि क्रियाशील से क्या तात्पर्य है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि जो पारितंत्र है क्रियाशील होता है, अर्थात ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से, जीव समूहों और उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंध के माध्यम से, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, या भौतिक रासायनिक पर्यावरण के माध्यम से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो आपका ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट आइए, घास क्षेत्र पारितंत्र। घास क्षेत्र पारितंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। ठीक, ये हमने आपको कराया है पिरामिड वाले में, पारिस्थितिक पिरामिड में आप देखिएगा वहाँ पे पूरा कराया गया है। तो जो आपका घास क्षेत्र पारितंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। ठीक, ये कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, क्षैतिज या समानांतर। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर उसमें पूछा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये जो घास क्षेत्र पारितंत्र में बायोमास पिरामिड होता है ये आपका सीधे बनता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, कोई प्रकोप आपदा कब बन जाता है, जब वह प्रतिकूल ढंग से किसको प्रभावित करता है। हमने आपको बताया है प्रकोप और आपदा में यही अंतर होता है। जब प्रकोप किसी निर्जन, जब कोई तूफान हो गया, कोई भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, ठीक, बाढ़, सूखा, जो भी चीज़ें हैं, जब ये आपका किसी निर्जन स्थानों पे आते हैं जहाँ पे कोई न मानव है न कोई जीव जंतु हैं, ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे चरम घटनाएं या प्रकोप कहा जाता है। लेकिन जब ये किससे संबंधित हो जाते हैं, ऑप्शन है आपके पास, वायुमंडलीय संचरण को, समुद्री जीव जंतुओं को, बनी पारिस्थितिकी को या मानव आवास को। जब ये प्रतिकूल ढंग से किसको प्रभावित करते हैं, मानव को यानी मानव आवास को, तभी इसे हम लोग आपदा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपदा और प्रकोप में यही अंतर होता है। राइट, नेक्स्ट आइए, सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास यानी जैव भार को एब्जॉर्ब करता है या बनाता है। ठीक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, या सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम। ठीक, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के कौन सा समूह सबसे ज़्यादा बायोमास मिलाता है। तो शरीर में आपके ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, आपके शरीर में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, कार्बन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये जो तत्व हैं इसमें आपका कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे किसी में कार्बन नहीं है। ठीक, जबकि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक, न केवल शरीर में बल्कि पृथ्वी पे पूरा। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। देखिए हमने आपको ये सभी कराया है, तो जल प्रदूषण से कौन सा संबंधित नहीं है, यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण हमने आपको कराया था, नाइट्रिफिकेशन जैव ऑक्सीजन की मांग, तेल चिक्कड़ या ऑयल स्लिक। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजनीकरण। ये जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जबकि यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाए, प्रदूषण यानी कि आपके जो पोषक तत्व हैं, जैसे नदी नालों से या नालों के माध्यम से जब नदियों में जल गिराए जाते हैं, यमुना नदी का मान लीजिए, कानपुर का उदाहरण ले लीजिए आप, तो वहाँ पे ढेर सारा जो मल जल है यहाँ पे बहाया जाता है, नालियों के माध्यम से औद्योगिक कचरे बहाए जाते हैं। तो औद्योगिक कचरों में भी कुछ तत्व होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि ज़्यादातर पाए जाते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जल में जाते हैं तो उसकी पोषकता को बढ़ा देते हैं। तो वो पोषकता जलीय जीवों के लिए तो हानिकारक, लेकिन शैवालों के लिए वो एल्गी ब्लूम कहा जाता नहीं, उनकी वृद्धि वहाँ पे विस्फोटक तरीके से होती है। तो इसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो उससे क्या होगा, जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें BOD का मान बढ़ जाता है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जिस भी जल का या जिस भी नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा होगा वह नदी उतना ही प्रदूषित होगी। ठीक, नेक्स्ट है आइल्स लीक, ये भी हमने आपको कराया है। ठीक, ये भी आपका जल प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन का प्रदेश है? मरुस्थल, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, घास के मैदान, आर्कटिक के हिमखंडित क्षेत्र। ये भी आपका कॉलेज लेक्चरर के प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट आइए, किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक ही मौसम में होता है? फेनरोफाइट, हेमिक्रिप्टोफाइट, क्रिस्टोफाइट या थेरोफाइट? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका यहाँ पे ये थेरोफाइट है। ठीक, थेरोफाइट यानी कि इन पौधों को वार्षिक पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनका जीवन एक ही मौसम के लिए ही होता है। नेक्स्ट आइए, रियो डी जनेरियो में जून, ये देखिए आपका 1992 का जो समिट पूछ रहा है कि इस दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित UN सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न जो है आपका बहुत टफ बनाया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग, टोनी ब्लेयर, रैचल कार्सन। देखिए यही सब प्रश्न आपके जो UGC के हैं ये आपके तुक्का बेस्ड होते हैं, यानी कि आपने लगाया सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका राइट नहीं होगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो यही आपके डेस्टिनी यानी आपके भाग्य का निर्धारण भी करते हैं। कभी कभी 1-2 प्रश्न से लोगों का JRF या नेट रुकता है तो वो कारण यही रहता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका 1992 का ये कोई याद नहीं रखता, न तो कभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक, 1992 के दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित UN सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग, AF मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट आइए, और ये लास्ट प्रश्न है, एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? RPSC लेक्चरर में है, पूछा ये अवघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी, या फिर स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अवघटक, स्वपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, अवघटक, या शाकाहारी, सर्वाहारी, अवघटक, स्वपोषी, मांसाहारी। तो सही उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहले तो आपका स्वपोषी होता है, तो 2 ऑप्शन आपके मिले स्वपोषी के। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम पूछ रहा है कि पोषण स्तर का सही अनुक्रम क्या है। ठीक, हालांकि यहाँ पे देखिए स्वपोषी के बाद स्वपोषी को खाने वाला शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी खाने वाला मांसाहारी, और जो मांसाहारी को भी खाए, शाकाहारी को, स्वपोषी को भी, तो सर्वाहारी, और ये सबको जो डिकम्पोज करे उसे डिकम्पोजर यानी अपघटक। ठीक, ये आपका पोषण स्तर का सही क्रम है, लेकिन यहीं यदि ऊपर वाला ऑप्शन देखिए राइट आंसर तो भी होगा, एक ही बात करें तो इसमें भी आपका गलत नहीं दिया, लेकिन ये आपका सही अनुक्रम नहीं है। अपघटक है, उसके बाद ये आपका सर्वाहारी कर दिया, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी, ये आपका यही उल्टा कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट, तो इसमें हम लोग 35 प्रश्न देख लिए हैं। तो इसमें सभी लोग अपना जितना भी आप लोगों का राइट हो रहा है 35 प्रश्नों में, आप लोग कमेंट में जो है आपका आंसर
कमेंट करिएगा कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि आप जो है किस स्तर पे आपकी तैयारी है, किस लेवल पे है। मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हैं या यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक यूनिट जो आपने पढ़ लिया है पूरी तरह से टॉपिक टू टॉपिक, वहाँ पे आप इसको कितना कर पाए हैं ये देखना है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।